क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज कौन सी चल रही है ये? 3.2, 13.2 हो गए, 13.2 क्वेश्चन नंबर 9। तो थोड़ा बहुत वेन डायग्राम का कंसेप्ट आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए, जो हमने 11th में पढ़ा था इस क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। डी मॉर्गन्स थ्योरम आप लोगों को याद होगा, वो भी कई जगह पे अप्लाई होता है। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स such that probability of A is 1/4, probability of A given है and probability of B is 1/2 ये given है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है यहां पर? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। अगर इसको हम मैथमेटिकली लिखें तो आपको एक्चुअल में फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, बी डैश, नॉट का मतलब डैश, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ? Yes, it is directly equal to 1 minus probability of A union B। आया समझ में? एक्चुअली ये डी मॉर्गन्स लॉ से ही हुआ है। अगर इसको हम लिखें तो एक्चुअल में ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, probability of A union B whole complement, and it is nothing but probability of A union B। समझ में आया ये चीज? और probability of A union B कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? ज्वाइंट probability का फॉर्मूला, यस, probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, इससे आप निकाल लोगे। ठीक है, तो जल्दी से आंसर बताओ, क्योंकि मैं और क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड आप लोगों को फिर देने वाला हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ रहा है 5/8, बाकी सबका आया? अब प्रोबेबिलिटी, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इट इज 1 minus 5/8, दैट इज इक्वल टू 3/8। ये भी आ गया। ये होगा आपका फाइनल आंसर जो आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब चलो थोड़ा सेट थ्योरी के कंसेप्ट देखते हैं। ये पूरा सैंपल स्पेस है सपोज, जिसको हम यूनिवर्सल सेट लेते हैं। ये हो गया आपका सेट ए, ये हो गया आपका सेट बी। ठीक है, ये जो कॉमन रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन वाला रीजन हो गया। ठीक है, ओके। अब मुझे ये बताओ, जिस रीजन को मैं अभी शेड कर रहा हूं एक्चुअल में, ये वाला रीजन, इस रीजन को हम क्या बोलेंगे? द ग्रीन रीजन इज कॉल्ड, ये क्या होगा? इट इज नथिंग बट ए माइनस बी, इट इज ए माइनस बी। समझ में आया ये चीज? सिमिलरली ये वाला जो रीजन होगा, ये जो ब्लू वाला रीजन, ये रीजन क्या होगा? ये वाला रीजन होगा बी माइनस ए। ठीक है, दिस रीजन इज बी माइनस ए। ओके, और ये वाला रीजन तो आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी, और होल रीजन क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर आपको बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी ये निकालना है, तो उसका मतलब क्या होगा? इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। अब ए माइनस बी कैसे निकलेगा? इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये समझ लो, ए बट नॉट बी, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश। क्लियर ये चीज?
तो ए इंटरसेक्शन बी डैश कैसे निकलेगा, उसके लिए आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालोगे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कॉमन पार्ट है उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। समझ में आ रहा है ना, मतलब ए वाला पूरा सर्कुलर रीजन हो गया, उसमें से आपने क्या किया, वो जो कॉमन वाला रीजन है येलो वाला उसको माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग पार्ट की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो ये चीज आप लोगों को याद रहनी चाहिए, अगर याद नहीं है तो उसको नोट डाउन कर लो, ये पूरी स्टेटमेंट के फॉर्म में या इस फॉर्म में। Similarly, probability of B but not A, it is nothing but probability of B minus A, या फिर probability of B intersection A complement, क्या होगा बताओ ये, करेक्ट, ये हो जाएगा। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट, और क्या बन सकता है, और बन सकता है probability of neither A nor B, probability of neither A nor B, मतलब कौन सा रीजन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, मतलब ना तो ए में आना चाहिए ना ही बी में आना चाहिए, मतलब कौन सा रीजन, जिसको देखो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो लाइन वाला रीजन जो है ये क्या है, नाइदर ए नॉर बी। ये रीजन की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो ये कैसे निकलेगी, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। समझ में आया, तो ये जो चीज अभी यहां पर लिखी ना, नाइदर ए नॉर बी, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू नॉट ए एंड नॉट बी, दोनों का मतलब सेम है, घुमा फिरा के उसने बोला है। समझ में आई ये चीज, ओके। और क्या हो सकता है, बस अभी तो फिलहाल इतना ही समझ में आ रहा है, तो ये चीजें क्लियर हो गई ना। अगर कभी डाउट जाता है ऐसे क्वेश्चंस में तो आप सेट वेन डायग्राम बना के सेट थ्योरी के कंसेप्ट को रिकॉल करके आप उससे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या क्या गिवन है आपको। आपको बोल रहा है स्टेट इवेंट्स ए एंड बी गिवन बाय दिस एंड दिस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी। इसका मतलब ये क्या चीज गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, और है ना, एंड कहां है, और मतलब कि यूनियन बी डैश, ये गिवन है। ये चीज तो मैंने नहीं बताई ना, ए डैश यूनियन बी डैश क्या होगा, बाकी लोगों को समझ में आया ये क्या कैसे निकलेगा, इट इज नथिंग बट 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन करूं वेन डायग्राम से, इंटरसेक्शन आएगा, एक सेकेंड मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये वाली चीज भी ना नोट करवा देता हूं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, और का मतलब यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यही हो गया। अब वेन डायग्राम को देखो और समझो, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर वाला रीजन, तो ए के बाहर वाले रीजन को पूरी तरीके से शेड कर दो, ए के बाहर वाला रीजन ये हो गया, समझ में आ रहा है, उसमें ये भी पूरा आएगा। फिर उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के बाहर वाले रीजन को शेड कर दो, तो बी के बाहर वाला रीजन ये पूरा आ जाएगा, बी को छोड़ के पूरा। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों का यूनियन, दोनों रीजन को मिला दो, तो जब दोनों रीजन को मिलाओगे तो आपको सारी चीजें मिलेगी एक्सेप्ट दिस कॉमन रीजन, ये बस उसमें नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज, तो इसलिए इसको हम कैसे क्या लिख सकते हैं, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हुआ ये चीज, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप ये समझ लो डी मॉर्गन्स थ्योरम जो हमने सेट थ्योरी में पढ़ा था,
अगर इंटरसेक्शन अगर कॉम्प्लीमेंट का यूनियन है तो क्या होगा, इंटरसेक्शन का होल यूनियन कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, सो ऑन। या इस तरीके से लिख लो तो ज्यादा बेटर है। तो ये चीज भी नोट डाउन कर लो आप अपनी नोटबुक में। डी मॉर्गन्स थ्योरम सेट थ्योरी में था, क्या था बताऊं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये डी मॉर्गन्स थ्योरम था। वैसे ही अगर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है तो उसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। याद आया ये चीज? ठीक है, तो अगर आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मतलब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और किसी भी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, वन माइनस दैट इवेंट, तो इसलिए वो वैसा बना। क्लियर? ओके, हो गया नोट डाउन। तो मैं आगे फिर बढ़ रहा हूं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अभी हम लोग कर रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो जो चीजें गिवन थी उसको डिस्कस कर रहे थे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 गिवन थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 7/12 गिवन थी, और ये जो चीज गिवन है ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू 1/4। और अभी मैंने इसको बताया ये क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू 1/4। फर्दर ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड यू विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3/4। ये आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और रिमेनिंग दो चीजें आपको गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपने निकाल लिया है। ठीक है, अब आपको पूछ रहे स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो इंडिपेंडेंट है या नहीं उसके लिए आप क्या निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालोगे। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 7/12 दैट इज इक्वल टू 7/24। तो क्लियर है कि ये दोनों का प्रोडक्ट इंटरसेक्शन के इक्वल नहीं आ रहा है। याद है ना कंडीशन क्या है? So hence the two events A and B are not independent. Okay? क्लियर हो गया? तो इरेज कर दूं। ऑनलाइन में भी सबको क्लियर है? साक्षी, अनुष्का, अमर्त, विनायक? यस सर। यस सर। ओके, फर्दर क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11th क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है? क्वेश्चन मैं सामने एक बार लिख दे रहा हूं। Given two independent events, तो आपको यहां पर गिवन है कि ये इवेंट्स ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट है, और इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। बताओ क्या होगा आंसर? यस, ओम समझ में आ रहा है? नहीं, एंड मतलब इंटरसेक्शन। और का मतलब यूनियन होता है ना, ए एंड नॉट बी सेकेंड पार्ट है, तो उसका क्या मतलब हुआ, ए माइनस बी बोल सकते हो, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, एंड लिखा है इसलिए इंटरसेक्शन, नॉट बी लिखा है इसलिए बी कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकालते हैं, अभी मैंने लिखवाया था, बताओ। करेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कितना हो जाएगा ये, 0.3 माइनस 0.18 दैट इज 0.12। हो गया ये सबका। नेक्स्ट क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए और बी, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. 0.3 plus 0.6 minus 0.18. So you'll get 0.72. Okay. Last part में निकालना है probability of neither A nor B. Solve करो इसको. हेलो. हाँ, जल्दी ना लेकिन. 7:30. हाँ, ठीक है. अच्छा, ये नाइदर ए नॉर बी का मतलब क्या है? हाँ, यानी कि इंटरसेक्शन. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ना तो ए में ना ही बी में, तो इसका मतलब एंड वर्ड यूज हो रहा है. एंड मतलब कि इंटरसेक्शन. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज इक्वल टू व्हाट? करेक्ट, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. तो ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस 0.72, इट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 0.28. यस, 28 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर. क्लियर हुआ? सबको समझ में आया ना? ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना. जैसा मैंने आपको बोला ना, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स और ये सेट थ्योरी सब कंबाइन करके क्वेश्चंस बने. क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं. पहले 13 एक साथ कॉपी कर लेता हूं. क्वेश्चन नंबर 12 है, a dice is tossed thrice. A dice is tossed thrice. Find the probability of getting an odd number at least once. ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा फंस सकते हो इसमें. ठीक है, तो सोच समझ के आंसर करना. एक डायस को 3 बार थ्रो कर रहे हैं. तो पहला क्वेश्चन मेरा ये, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे? n ऑफ s कितना होगा? हाँ, 6 to the power 3, that is 216. ओके. अब इसके बाद इसमें किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? जिसकी भी निकालनी है उसको इवेंट ई डिफाइन करता हूं. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एट लीस्ट 1. सो इवेंट ई इज getting an odd number at least once. ठीक है. अच्छा, ये बताओ कि ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा या नॉट ई क्या होगा? हाँ, करेक्ट, गेटिंग नो ऑड नंबर. ई कॉम्प्लीमेंट विल बी गेटिंग नो ऑड नंबर. यही होगा, समझ में? या ऑल इवन नंबर, ये दोनों करेक्ट है. ठीक है. अब ये बताओ कि जब हम डायस को रूल करेंगे तो नो ऑड नंबर या फिर ऑल इवन नंबर कितने बार आएगा? पक्का? पहले में 2 आना, दूसरे में 2 आना, तीसरे में 2 आना. तीनों इवन हो गया. पहले में 2, दूसरे में 2, तीसरे में 4. पहले में 2, दूसरे में 2, तीसरे में 6. और क्या हो सकता है? 2 4 2 2 4 4 2 4 6. और क्या हो सकता है? 2 6 2 2 6 4 2 6 6. आया समझ में? तो टोटल कितना आया ये? 9. ऐसा 9 और हो सकता है जब 4 से स्टार्ट होगा. ऐसा 9 और हो सकता है जब पहली बार में क्या आएगा? 6 आएगा.
तो 999 मतलब कितना हो जाएगा 27। तो 27 ऐसे होंगे जिसमें हमको सिर्फ इवन आउटकम्स मिलेंगे। क्लियर हुआ ये चीज? तो अगर हमको ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, it means probability of getting all even, that is equal to 27 upon 216। आया समझ में? Now actually we have to find probability of E, probability of at least one odd, that is probability of E, it is equal to 1 minus probability of E complement, and that is equal to 1 minus 27 upon 216। फर्दर कैलकुलेट कर लो, आपको उस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल मिल जाएगी जो आपको निकालनी है। कितना आ रहा है? 7/8 पूरा कैलकुलेट करके बता रहे हैं। नीचे कहाँ 27? अच्छा 189 216, फिर ये किससे 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या? 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, हाँ, और 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 नहीं, अच्छा 9 से, हाँ, सो आंसर आएगा 7/8। यस, समझ में आया ना? थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन, आपको इसको उसके कॉम्प्लीमेंट को पहले निकालना पड़ेगा, उससे एक्चुअल इवेंट निकलेगा। ठीक है, ओके, हो गया तो मैं इरेज कर दूं। अनुष्का समझ में आया क्या? यस सर। ओके, और कौन है? विनायक, विनायक समझ में आया? यस सर, आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 वाला टाइप भी इंपॉर्टेंट टाइप है ना, और सिंपल भी है क्वेश्चन। देखो इधर क्या है, 2 balls are drawn at random, 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls। ठीक है, तो पहले तो हम एक रफ वर्क कर लेते हैं। हम सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। इस बॉक्स में हमारे पास क्या क्या चीजें वो नोट डाउन कर लेते हैं। 10 ब्लैक बॉल्स हैं और 8 रेड बॉल्स हैं। ठीक है, अब कितने बॉल्स इसमें से निकाल रहे हैं हम? 2 बॉल्स, तो 2 बॉल्स इसमें से निकल रहे हैं। ठीक है, कंडीशन क्या बोल रहा है? विद रिप्लेसमेंट, मतलब हमने पहली बॉल निकाली, ठीक है, फर्स्ट बॉल हमने निकाली, उसको चेक किया और उसको वापस अंदर डाल दिया। ठीक है, फिर हमने दूसरी बॉल निकाली, उसको चेक किया और उसको फिर वापस अंदर डाल दिया। क्लियर हुआ ये चीज? अब इसमें क्या बोल रहा है? बोथ बॉल्स आर रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड। सो यहां पर अगर आपको लिखने के हिसाब से बोल रहे हो ना कि कैसे लिखेंगे, तो उस हिसाब से मैं डिटेल में बताता हूं। तो हमारे पास 2 इवेंट्स काउंट होंगे। पहली बार में जो बॉल है उसका रेड आना, सो इवेंट ए, गेटिंग फर्स्ट बॉल रेड या गेटिंग फर्स्ट रेड बॉल, जैसा भी लिखना है। इवेंट बी क्या हो जाएगा? गेटिंग सेकेंड बॉल एज ऑफ रेड कलर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ये निकालना है। It is independent event because replacement is there. So probability of A intersection B is probability of A into probability of B. So first time red ball आने की probability कितनी होगी? 8/18। Second time में भी red ball आने की probability same होगी, 8/18। There will be no change in sample space as well as number of red balls. So जो भी होगा वो आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ? फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है क्वेश्चन में? फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड बॉल इज रेड। तो यहां पर इवेंट सी मार्क कर दो। इवेंट सी क्या हो जाएगा? सेकेंड बॉल इज नहीं, सॉरी, मतलब ये बना लोगे ना आगे, तो क्या होगा बताओ? प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट वन इज ब्लैक एंड सेकेंड वन इज रेड। तो पहला ब्लैक होने का कितना हो जाएगा? 10/18 इंटू दूसरा वाला रेड होने का क्या हो जाएगा? 8/18। क्लियर हुआ ये चीज? थर्ड पार्ट का आंसर बताओ क्या आएगा?
वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। नहीं, ये थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ेगा। वन ऑफ देम इज रेड एंड अदर इज ब्लैक, एक रेड और एक ब्लैक। तो हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड वन इज रेड, either this case। और सेकेंड केस क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज रेड एंड सेकेंड वन इज ब्लैक। समझ में? तो दो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। तो पहली बार में ब्लैक निकलना और दूसरी बार में रेड निकलना, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 8/18 इंटू 10/18 इंटू 8/18। either this case will be there और मीन्स हम क्या करेंगे, प्लस सेकेंड केस क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइम रेड निकलना मतलब 8/18, सेकेंड टाइम में ब्लैक निकलना दैट इज 10/18। सो ओवरऑल इन दोनों कंडीशंस को आप ऐड कर दोगे, सो कितना हो जाएगा, जो भी आएगा आंसर आपको फर्दर वो मिल जाएगा। क्लियर ये चीज? सो ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हैं, ये ध्यान देना, जिसमें वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड वाला केस आएगा। अच्छा, इसमें ट्रिक क्या है पता है, अभी तो ये 2 वाला केस था तो इजीली हो गया, 3 वाला होता ना तो और उसके कॉम्बिनेशन बढ़ जाते, क्योंकि यहाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लग जाता। हमने 2 केसेस लिए ना, इधर दिस और दिस, 3 होता तो क्या होता, उसमें और ज्यादा कॉम्बिनेशन बढ़ते, तो वो हमको कैलकुलेट करना पड़ता। आगे आएंगे क्वेश्चंस, मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ उसको, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आप लोग आंसर करना। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3। तो क्या गिवन है, probability that A will solve the problem is 1/2, probability that B will solve the problem is 1/3। If both try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved। मतलब क्या निकालना है आपको फर्स्ट पार्ट में? करेक्ट, आपको क्या निकालना है, यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। या तो ए सॉल्व करे या तो बी सॉल्व करे, ए और बी कैसे निकलेगा बताओ। तो पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो पहले इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा वो बताओ। गुड, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इंटरसेक्शन जो होगा वो दोनों के इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए दोनों के प्रोडक्ट की क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आया ये चीज? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दिस। वाई, रीजन यहां पर लिख देना, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/3 दैट इज 1/6। फिर उसके बाद ए यूनियन बी निकाल लो, कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट्स इट। हो जाएगा आगे ये? ओके, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको मिल जाएगा, कैलकुलेट कर लेना। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में लिखा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, इट मीन्स बताओ। इसका मतलब ये आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कि ए सॉल्व करेगा बट नॉट बी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए। समझ में आया ये चीज? तो आपको ये फ्रेम करना आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ये कैसे निकलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और दूसरा वाला पार्ट कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया?
सारी वैल्यू पुट कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस ये वाला भी आप निकाल लोगे, ये निकाल चुके हैं ना 1/6 प्लस ये वाली वैल्यू 1/3 माइनस 1/6। ठीक है, तो जो भी आएगा फिर उसके बाद आप उसको हाँ 1/2 आएगा ना 1/2 और ये -1/6 -1/6 का एडिशन हो जाएगा -1/3 और ये +1/3 ऑलरेडी है तो ये कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा +1/2 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ओके, इसका आंसर क्रॉस चेक करो तो एक बार। वन बाय टू है ना? ठीक है। एक्चुअली कॉमन सेंस से थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना आंसर, इसलिए क्योंकि देखो ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी के सॉल्व करने की 1/3 है, तो दोनों में से किसी एक के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लग रहा था ऐसा सोचने पे, लेकिन मैथमेटिकल आंसर उसका करेक्ट है। ठीक है, समझ गए ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन में अब आपको कार्ड वाला प्रॉब्लम है, यहां पर आपको इवेंट्स डिफाइन किए हुए हैं, ये एक अच्छी चीज है। चलो देखते हैं कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का स्टेटमेंट है, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। कौन से केस में ई और एफ इंडिपेंडेंट है? तो आप क्या करोगे? फर्स्ट केस, अगर फर्स्ट केस की बात करते हैं, इवेंट ई नहीं, ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेना सीधा। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स होंगे वो निकाल लेना डायरेक्टली। चलो इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट केस में एन ऑफ ई, इवेंट ई में कितने एलिमेंट्स होंगे? इवेंट ई है द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, तो कितने एलिमेंट्स होंगे? 13। हाँ उसको बाद में कर लेंगे। एन ऑफ एफ, एफ में कितने एलिमेंट्स होंगे? कार्ड ड्रॉन इज एन एस, कितने होंगे? 4 एस होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स होंगे? 1। अब हम तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज 1/52 एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 13/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 4/52। क्लियर? इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ जाएगा? 13/52 इंटू 4/52। सो 4 1 सा ये 13 टाइम्स में जाएगा, 13 और 13 कैंसल, इट इज ऑल्सो 1/52। दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। सेम आ गया, मतलब ये दोनों इवेंट्स क्या होंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। क्लियर? चलो सेकेंड वाला चेक करो और आप लोग बताओ क्या इंडिपेंडेंट होगा या नहीं होगा। साक्षी, अनुष्का, विनायक, अमर्त्य, अगर बन जाएगा तो बताना आप लोगों का भी किसी का। और विनायक एंड अमर्त्य, तुम लोग ऑफलाइन क्यों नहीं आ रहे हो? ऑफलाइन आओ, फिर लास्ट मोमेंट में आओगे तो फिर प्रॉब्लम होती है। इनिशियली अगर अटेंड करोगे तो ज्यादा ठीक होगा। सर मैं घर सर आया नेक्स्ट हूँ क्लास से आऊंगा। ना, ये ठीक है आएगा अमर, मैं तो मतलब न्यू ईयर के बाद ही बनेगा मेरे को। ठीक है चलो। सेकंड है इंडिपेंडेंट। ओके, थर्ड वाला भी चेक करना।
Not independent, sir. ओके, यही आ रहा है ना, ए इंटरसेक्शन है 4/52 और ये दोनों इतना, ठीक है, नॉट इंडिपेंडेंट। क्लियर, ओके। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन 15 भी। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग खुद से ट्राई करोगे, अभी खुद सॉल्व करना। मैं स्क्रीन पे एक मिनट क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूं। हम्म, तो सबसे पहले ये काम कर दिया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है क्वेश्चन में? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। मतलब फर्स्ट पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है ये बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, मतलब कि करेक्ट एच कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, और ये कैसे निकलेगा? करेक्ट, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी या एच यूनियन ई, और उसके लिए आपको पहले एच यूनियन ई निकालना पड़ेगा जो कि आएगा 0.8 ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से। तो ये वाला आंसर आ जाएगा यस। सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है? If she reads Hindi newspaper, find the probability that she reads English newspaper. Good. आपको सेकेंड पार्ट में फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन H। कैसे निकलेगा ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ H। तो E इंटरसेक्शन H की प्रोबेबिलिटी 0.2 divided by probability of H 0.6, so you'll get 1/3। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है? ओके,
If she reads English newspaper, find the probability that she reads Hindi. Yes, probability of H given E. That is probability of E intersection H divided by probability of E. So it will be 0.2 divided by 0.4, that is 1/2. हो गया सबका? इरेज कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है, इसको सॉल्व करना. The probability of obtaining an even prime number on a dice when a pair of dice is rolled is, क्या होगा आंसर? आप लोग खुद करो. यस, 1/36. इवन प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है. तो बोल रहा है इवन प्राइम नंबर दोनों डाइस में आना, मतलब दोनों में 2 2 आना. समझ रहे? तो टोटल 36 आउटकम्स होते हैं और 2 2 वाला एक ही आउटकम होता है. तो आंसर क्या आएगा? 1/36. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताओ. इफ 2 इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इफ ऑप्शन सी. ओके, और किसी का आंसर? ओम का ए, रोशनी का सी, और किसी का? ओके, वंशिका का भी सी. ओके, गुलप्रीत का भी सी. हर्षित और बाकी जो बच्चे ऑनलाइन है, अमर थे और बाकी सब बताओ. अच्छा, ये बताओ इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए क्या कंडीशन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो ये वाला ऑप्शन कहां से होगा? सी तो ट्रू नहीं हो सकता ना. और ओम बोल रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0. तो वो ए भी नहीं हो सकता. ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी ट्रू नहीं हो सकता. तो ऑप्शन बी ट्रू होगा, लेकिन वो कैसे ट्रू होगा उसका भी प्रूफ देखते हैं. यहां पर लिखा क्या एक्चुअल में? इसने ना ऐसा लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट. इसका मतलब एक्चुअल में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. समझ में आया ये चीज? तो अगर कोई दो इवेंट्स, ये याद रखना, मुझे याद नहीं मैंने आप लोगों को बताया कि नहीं बताया, याद रखना. अगर इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट है तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स भी इंडिपेंडेंट होंगे. क्लियर? इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, then A complement and B complement are also independent. तो इसका मतलब probability of A complement intersection B complement को क्या लिख सकते हैं? Probability of A complement into probability of B complement. और probability of A complement कैसे मिलेगा? 1 minus probability of A से. Probability of B complement कैसे मिलेगा? 1 minus probability of B से. तो ये हो गया प्रूफ आपका पार्ट बी. क्लियर ये चीज? समझ में आया क्या सबको? ओके, ठीक है. मैं जिस एक्सपेक्टेशन से सोच रहा था उस स्पीड से हम चल नहीं पाए. कोई प्रॉब्लम नहीं. स्टार्ट कर दूं बेस थ्योरम? बेस थ्योरम के पहले एक टोटल प्रोबेबिलिटी वो स्टार्ट कर देता हूं. थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा ये. पार्टीशन ऑफ सैंपल्स, थ्योरम ऑफ टोटल, ये पढ़ा देता हूं. थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ये पढ़ना ही पड़ेगा, और उसी से आता है बेस थ्योरम. थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से ही बेस थ्योरम डिराइव हुआ है. ठीक है, तो क्या है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं और समझते हैं. देखो यहां पर ये वाला ब्लॉक देखो जो आपको दिख रहा है. ठीक है, ये एक्चुअल में क्या एक सैंपल स्पेस है एस. इसको इसने कुछ पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया, E1, E2, E3 एंड सो ऑन अप टू En. ये E1, E2, E3 ये जितने भी इवेंट्स हैं, दे ऑल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. मतलब उनका इंटरसेक्शन नल है.
0 है, मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं। एंड दे आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव मतलब उनका यूनियन जो है आपको क्या मिल जाएगा, सैंपल स्पेस मिल जाएगा। एग्जॉस्टिव याद आया क्या था? तो हमने क्या किया, पूरे सैंपल स्पेस को E1 E2 E3 अप टू En पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे कि आपको ग्राफिकली भी दिख रहा है। ठीक है, अब अगर हमको उसके बीच में, सैंपल स्पेस के बीच में कोई इवेंट ए दिख रहा है, जैसे कि यहां ग्रीन कलर से, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम इन छोटे छोटे पार्ट्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। जैसे कि इस वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, तो ये वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालना, इसका मतलब क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए निकालना। समझ में आया? और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए मल्टीप्लीकेशन रूल से क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1। आया समझ में ये चीज? ठीक है, वैसे ही सेकंड वाले पार्ट की भी प्रोबेबिलिटी निकालना। सेकंड वाला पार्ट मतलब ये वाला पार्ट जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूं, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है एक्चुअल में, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए। तो मल्टीप्लीकेशन रूल से क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, ये हो जाएगा। समझ में आया? वैसे ही रिमेनिंग सारे पार्ट्स का आप सम निकालते जाओ प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद उन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगी, पूरे ए की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। समझ में आई ये चीज? तो इसने क्या किया, इसने उसी चीज को लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू दिस पार्ट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए, मतलब वो रेड वाला पार्ट, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए, दैट मींस वो ग्रीन वाला पार्ट। ऐसा करते हुए जितने भी पार्ट्स में डिवाइड हुआ है उन सब की प्रोबेबिलिटी को निकाल के आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल जाएगा। दिस थ्योरम इज कॉल्ड थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। और इस थ्योरम को अगर हम एक लाइन में याद रखना चाहेंगे तो उस थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EJ। ठीक है, यहां J की वैल्यू 1 से लेके N तक होगी, N मतलब जितने पार्ट्स में वो डिवाइड हो रहा है। तो आप अपनी नोटबुक में दो चीजें लिख लो, पहला तो ये थ्योरम प्रोबेबिलिटी का टाइटल, और दूसरा ये थ्योरम प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन जिसको अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, वो वाली चीज। ठीक है, इसके नीचे उसका प्रूफ लिखा हुआ है, उसको उसके ऊपर ध्यान मत दो, वो एग्जाम में नहीं आता। प्रूफ में क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने समझाया ना वही चीज प्रूफ में उसने की है और कुछ नहीं किया है। समझ में आया क्या साक्षी, अनुष्का, अमर्त्य, विनायक, चारों को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी पे बेस्ड। ठीक है, जो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम है, ये बेस थ्योरम का एक पार्ट है। ठीक है, कैसे अप्लाई होगा मैं बताऊंगा आगे। मैं सबसे पहले ये टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को बता देता हूं। एक्चुअली इसके दो क्वेश्चंस हैं पूरी एनसीईआरटी की बुक में, हालांकि बहुत रेयरली ही एग्जाम में आए हैं, चांस बहुत कम होता है, फिर भी हम समझ लेते हैं, देखते हैं क्या है। पहले तो मैं यहाँ पर वो टोटल प्रोबेबिलिटी की थ्योरम जो मैथमेटिकल पार्ट है उसको कॉपी कर लेता हूं, बेटर होगा यहां से। ओके, तो यहां एग्जांपल नंबर 15 देखना क्या लिखा है। अ पर्सन हैज अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब, the probabilities are 0.65 that there will be a strike, 0.85
0.80 that the construction job will be completed on time if there is no strike. बहुत बहुत प्रॉब्लम जाएगी, बता रहा हूं, क्वेश्चन को समझना एकदम अच्छे से ना. And 0.32 that construction job will be completed on time if there is a strike. Determine the probability that construction job completed on time. ठीक है, समझ गए. अब देखो, क्वेश्चन को एक बार रफ में हमने पढ़ा, अब हमको यहाँ इवेंट्स मार्क करने पड़ेंगे. सबसे पहले हम इवेंट ए मार्क करेंगे, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और वो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, वो लास्ट में लिखा है. डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल कंप्लीट ऑन टाइम. तो इवेंट ए क्या होगा हमारा? कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम. ऑन टाइम, ये इवेंट ए हो गया. यहां तक क्लियर? फिर उसके बाद हम E1, E2, E3, ये एक्चुअल में E1, E2, E3 वो जो पार्टीशंस हैं वो निकालेंगे सैंपल स्पेस के. तो इवेंट E1 क्या है वो हम देखेंगे, फिर E2 क्या है वो देखेंगे, और भी अगर पार्टीशन है तो वो देखेंगे. ठीक है, तो the probability that the probabilities are 0.65 that there will be a strike. तो स्ट्राइक होना ये एक इवेंट E1 है. तो इवेंट E2 क्या होगा? उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब स्ट्राइक नहीं होना. मतलब टोटल दो ही चीज हो सकती, या तो स्ट्राइक होना या तो स्ट्राइक नहीं होना. तो इवेंट E1 हमारा क्या होगा? स्ट्राइक. और इवेंट E2 क्या होगा हमारा? नो स्ट्राइक. समझ में आया? तो सबसे पहला टास्क होगा ए निकालना, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. फिर उसके बाद सैंपल स्पेस के पार्टीशन निकालना. पार्टीशंस आपको एक दिया रहेगा, दूसरा आप अपने आप समझ जाओगे कि स्ट्राइक होना अगर एक है तो दूसरा क्या है? नो स्ट्राइक. दूसरा, दो ही चीज हो सकती है उसमें. अब इसके बाद आते हैं हम यहां पर, ये जो आपको पहली लाइन में यहां पर देखो, मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूं अभी, the probabilities are 0.65 that there will be a strike. ये जो लाइन को मैंने हाईलाइट किया, तो इसमें 0.65 किस चीज की वैल्यू है? तो उसको क्या लिखूं मैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1. E1 हमारा स्ट्राइक होना है, तो स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.65. E1 की प्रोबेबिलिटी अगर मिल गई तो E2 की मिल जाएगी, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं. तो स्ट्राइक नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.35. ये समझ में आ गया? अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, उसको देखो. 0.80 that the construction job will be completed on time if there is no strike. इसका मतलब बताओ कि ये जो 0.80 है ये एक्चुअल में क्या है? नहीं, गलत. एक्चुअल में ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि कंस्ट्रक्शन जॉब ऑन टाइम पे हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी. ऑन टाइम में कंस्ट्रक्शन ऑन टाइम में होना, इसको भी हमने इवेंट दे के रखा है, उसका नाम क्या? इवेंट ए है. तो एक्चुअली ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है. लेकिन यहां पर गिवन क्या है? दैट देयर इज नो स्ट्राइक. जब स्ट्राइक नहीं है तब कंप्लीट हुआ टाइम पे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए when no strike is there. तो probability of A given E2 it is 0.8. क्लियर हुआ ये चीज? फिर अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, क्या लिखा है? ये 0.32 is the construction job will completed on time if there is a strike. मतलब क्या गिवन है ये चीज? 0.32 is what? Probability that job completed on time when there is strike, मतलब कि E1. तो ये चीज की बने. तो पहला स्टेप्स याद रखना. पहला स्टेप्स इवेंट्स डिफाइन करना. दूसरा स्टेप्स क्वेश्चन से सारी प्रोबेबिलिटीज को नोट डाउन करना बेस्ड ऑन दैट इवेंट. तीसरा स्टेप होगा फॉर्मूला अप्लाई करना. तो आपको किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है. तो आप टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला P ऑफ A यूज करोगे. ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा?
probability of E1 into probability of A given E1 plus probability of E2 into probability of A given E2। आगे और पार्टीशंस नहीं है, बस दो ही है, तो फॉर्मूला यही स्टॉप हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्वेश्चन में गिवन था कितना, 0.65 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1, ये कितना है 0.33 था या कुछ और था, अच्छा मैंने कंप्लीट नोट किया, 0.32 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब कि क्या है ये 0.35 into probability of A given E2 it is 0.8। फर्दर कैलकुलेशन करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया ये चीज? तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगना है। टाइम कहां पर लगना है, बस ये सारी चीजें जो गिवन है ना उन सबको प्रॉपरली नोट डाउन करने में, और यही काम आपको करना है बेस थ्योरम में भी। तो अगर यहां पर ये चीज समझ में आ गई ना तो बेस थ्योरम के क्वेश्चन में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। समझ में आया क्या सबको? ऑनलाइन वाले बच्चे ओके। अब इसने क्या क्या किया है वो इसने थोड़ा अलग तरीके से किया सॉल्यूशन में। इसने A गिवन B कॉम्प्लीमेंट ऐसा लिया, मैंने E1 E2 करके लिया है। तो मेरे ख्याल से मैंने जो लिया वो ज्यादा आप लोगों के लिए सूटेबल होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अप्लाई करना, एक ही मेथड फॉलो करना सो दैट कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो किया वो फॉलो करोगे तो बेटर होगा। ओके, सो एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं, आप लोग उसको ट्राई करना बिकॉज टाइम हो चुका है और शायद आप लोगों का फिजिक्स का भी क्लास है, तो इसलिए मैं एंड करूंगा आज का सेशन इमीडिएटली। एक्चुअली ये है 13.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी उसी से बनेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना, बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सो आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मीटिंग लीव कर सकते हो। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.